गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इसमें चढ़ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। निखिल भी आया है क्लास करने आज। गुड इवनिंग। तो अगले वीक में हम लोग मार्क्यू सोच रहे लेने के लिए। वैसे भी आज 21 हो ही गया, 22, 23, 24 इस मंथ का मार्क्यू हम लोग का ड्यू था। 3rd वीक में लेंगे तो बोले थे हम। सर मार्क्यू का क्या बताया था? क्या सर मार्क्यू का टॉपिक क्या बोले थे? अभी वही बता रहे हैं, टॉपिक बताएंगे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए तो नहीं। तो मार्क्यू हम लोग लेंगे, और मार्क्यू में इस बार का जो टॉपिक रहेगा वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर रहेगा। डेटा लिंक लेयर और हम लोग स्विचिंग और ये सब जो पढ़े हैं वही रहेगा। फिजिकल लेयर के पहले का चीज नहीं पूछेंगे, ठीक है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा एरिया हो जा रहा है, क्वेश्चन वही पूछना है, तो सारा का सारा हम लोग का करंट का टॉपिक का नहीं पूछा जा पा रहा है। सोचे थे कि अगर नेटवर्क लेयर कुछ अगर हम कर पाएंगे तो नेटवर्क लेयर से भी सवाल रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगला जो रहेगा वो नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर से रहेगा अगला वाला, ठीक है। तो चलिए, जब हम लोग को मार्क्यू लेना है, कुछ लोग का ये डिमांड भी था कि हमारा डेटा लिंक लेयर का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। तो हम इसीलिए बोले कि चलो ठीक है, एक बार हम डेटा लिंक लेयर हम लोग ठीक से देख लें, और इसके बाद फिर हम लोग नेटवर्क लेयर को देखना ही है। उधर हम लोग स्विचिंग और लेयर 2 डिवाइसेस को देख चुके थे पूरा, इधर का टॉपिक हम लोग का पूरा खत्म है, ठीक है। तो ये बताओ कि किसको किसको याद है डेटा लिंक लेयर में हम लोग क्या पढ़े थे, और किसको किसको एकदम नहीं याद है? सर याद है सर। और लोग? निखिल को भी याद है, कोमल को भी याद है। अच्छी बात है। मनीष, गौरव, ठीक है। जो 24 लोग में 4-5 लोग हाथ उठाए हैं। गुड। मनीष, अच्छा निखिल तुम बताओ, डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था? सर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सर फ्रेमिंग था। अच्छा, मेन फ्रेमिंग था, बाकी सब जो था वो मेन नहीं था, वो सब बेकार था। नहीं मतलब सर बेकार नहीं था, सब वर्क था, लेकिन उसमें सर मेन था जो मतलब फ्रेमिंग होता था डेटा लिंक के। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकते हैं कि वो मेन था और बाकी सब जो था वो मेन नहीं था? सर बेसिकली फ्रेमिंग से ही स्टार्ट होता था, जिसमें बिट स्ट्रपिंग, बाइट स्ट्रपिंग सब उसी से। तो मान लो हम तुमको 4 काम देंगे करने के लिए कि काम ये करो, काम 1, काम 2, काम 3, काम 4, तो मेन काम 1 रहेगा, काम 2, 3, 4 को मेन नहीं मानोगे? मॉर्निंग सर सर ये कह सकते हो कि सर हमको एक तो याद है, वो है फ्रेमिंग, बाकी याद नहीं है। सर फॉलो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। यस सर। फ्लो कंट्रोल, अच्छा। तो फ्रेमिंग हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, और सर कुछ सर 2 याद है। अच्छा मनीष तुम बताओ।
sir, data link layer is responsible for hope to or not to node communication, and there are some responsibility of data link layer. First one is framing, second one is addressing, third one is follow control, and fourth one is error control, and fifth one is MAC address. Basically, data link layer works on two addressing. First one is logical link control and MAC address. लॉजिकल, Logical link control. अच्छा अपर सब लेयर, ठीक है। Yes, sir. And there are two sub layers, logical link control and MAC. गौरव तुम सब भूल गए, गौरव विकास दोनों विकास, ये 41 भी और 50 भी है ना, ममता और इधर कौन है, अक्षत, कौस्तुभ कहाँ गया, सौरभ, प्रियंका, ये ऐसा कैसे चलेगा बताओ। अच्छा हैंड लो कर दो। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवीजन करना है। जहाँ पे जो टॉपिक लगे कि समझ में नहीं आया या नहीं आ रहा है, वहाँ हैंड रेज करके सवाल करना, उसको डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर जस्ट ये दूसरा लेयर है हमारा नीचे से, मतलब ये डेटा लिंक लेयर जो है हमारा फिजिकल लेयर के बाद आता है। और फिजिकल लेयर, एक मिनट जाओ, फिजिकल लेयर हमारा कौन सा लेयर है? फिजिकल लेयर सबसे लास्ट का लेयर, सबसे पहला लेयर जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है, जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है वो है हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है डेटा लिंक लेयर, और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से जो पैकेट मिलता है उसको, उसमें वो मैक एड्रेस, मतलब अपना डेटा लिंक लेयर लेवल का जो हेडर है वो उस पर ऐड करता है, वो उस पर ऐड करेगा। ऐड करने के बाद उसको क्या हो गया, डिवाइड करेगा स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स। रुक जाओ एक मिनट, कभी कभी प्रॉब्लम करता है शेयर करने में। तो डेटा लिंक लेयर के बारे में जो हम बोलते थे हॉप टू हॉप डिलीवरी, वो क्या होता था, वो कि डेटा लिंक लेयर मैक एड्रेस रखेगा उस नोड का, उस इंटरमीडिएट नोड का जहां उसको डेटा लेके जाना है, जहां डेटा सेंड कराना है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली नोड टू नोड हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन है। इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, एक बार समझ ले, तुम लोग को कुछ लोग समझ ही रहेंगे। जैसे इस सिस्टम से डेटा निकला नेटवर्क लेयर, हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं मनीष को, हम भेज रहे हैं मनीष को, मनीष का सिस्टम कहीं और है और हम यहाँ पे हैं। जैसे ही मनीष का सिस्टम भेजे तो मनीष का आईपी एड्रेस हम लिख दिए डेस्टिनेशन एड्रेस में, सोर्स एड्रेस पे हमारा लिखा गया, और उस नेटवर्क लेयर से वो फ्रेम गया डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे गया, डेटा लिंक लेयर ने देखा कि नेक्स्ट हॉप कौन सा है जहां हम डेटा भेजने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो अंडर नेटवर्क अब है, तो मेरा जो अब पहला यहाँ से जो निकलेगा पैकेट जो जाएगा वो होगा मेरा गेटवे, ठीक है। वो गेटवे होगा, उसके बाद राउटर होगा, मल्टीपल हॉप होते हुए वो जाएगा आगे। तो यहाँ से मेरा राउटर, मेरा जो डेटा गया वो समझो कि किसी राउटर पे गया, गेटवे पे गया, गेटवे को पता था कि कौन सा राउटर है, वहां राउटर पे गया। अब राउटर क्या करेगा कि उस फ्रेम को, उसका राउटर में 3 लेयर होगा, निचला 3 लेयर जो हम पढ़ते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये तीनों लेयर हमारा हर राउटर पे होगा। तो हमारा राउटर जो बिट्स आ रहा है फिजिकल लेयर वाला, वो फिजिकल लेयर पे उसको मिलेगा, मिलने के बाद वो
डेटा लिंक लेयर को भेजेगा, डेटा लिंक लेयर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको उसमें देखेगा कि उसका जो फिजिकल एड्रेस था उसी का था, तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद वो उस फ्रेम को भेजेगा अपर लेयर को, मतलब नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर रिसीवर का एड्रेस पढ़ेगा और अपने राउटिंग टेबल से, वो राउटर है ना, अपने राउटिंग टेबल से और पाथ फाइंड करेगा, उसका रास्ता दिखेगा कौन सा, किस रास्ता पे जाने वाला है वो, ठीक है। उस रास्ते के हिसाब से वो नेक्स्ट हॉप का मैक पता करेगा, और मैक पता करने के बाद जो मैक हम लिख के भेजे थे वो मैक मिट जाएगा, वह नया मैक लिखा जाएगा, मैक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हॉप लिखा जाएगा। और फिर जैसे जैसे चढ़ा था ऊपर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और ऊपर में फिर नेटवर्क लेयर, वहीं से वहां से यू टर्न मारेगा, नीचे आएगा डेटा लिंक लेयर, फिर आएगा डेटा लिंक लेयर में वो मैक रखाएगा नया वाला, और उसके बाद आएगा फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में फिर वो सिग्नल में बदल जाएगा, वो सिग्नल बदल जाएगा और फिर वो नेटवर्क में फिर चलेगा आगे। और जिस मैक एड्रेस का रखे थे एड्रेस जिस राउटर का, उस राउटर पे जाएगा, फिर वही काम होगा, डेटा को फिर फिजिकल लेयर पढ़ेगा, डेटा लिंक लेयर को भेजेगा, फिर नेटवर्क लेयर को भेजेगा, नेटवर्क लेयर उसके आईपी एड्रेस के अनुसार तय करेगा इसको किस हॉप पे भेजा जाए, किस हॉप पे भेजा जाए। उसके बाद उसके लिए जो राउटर है उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे एल्गोरिदम है जो हम लोग नेटवर्क लेयर पे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा करते 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 वो फाइनली पहुंच जाएगा नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर को मनीष नहीं पता है, उसको नहीं पता है कि हु इज द मनीष, फ्रॉम whom दैट डेटा इज सेंट, द पैकेट इज द फ्रेम इज सेंट, हु इज मनीष उसको नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है यहाँ से निकलेंगे तो हम कहाँ गिरेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो नेक्स्ट किस हॉप पे जाना है हमको, ठीक है। और वहां के बाद नेक्स्ट किस हॉप पे जाना है इसका डिसाइड कौन करेगा, वो आईपी एड्रेस जो राउटर है, जो जहां जाना है डेस्टिनेशन, उसके आधार पे रूट फाइंड करेगा, डिस्कवरी करेगा रूट का, ठीक है। ये समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो नेटवर्क, ये जो डेटा लिंक लेयर है वो नोड टू नोड या हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन करता है, और नेटवर्क लेयर होस्ट टू होस्ट, सेंडर टू रिसीवर, होस्ट टू होस्ट वो जो कम्युनिकेशन है वो कराता है। ये काम हो गया। अब ये तो काम हो गया कि भाई ठीक है, हम मैक एड्रेस रख लिए और हम नेक्स्ट हॉप पे तो भेज दिए, वहां से नेक्स्ट करते हुए आगे चलता चला जाएगा, ये तो हो गया। उसके बाद बात की कि और क्या क्या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो फ्रेमिंग दिया गया है, एड्रेसिंग दिया गया है, फ्लो कंट्रोल दिया गया है, एरर कंट्रोल दिया गया है। एक्चुअली हम पूरा याद हो जाए तुम लोग को, इसीलिए दो काम करो। एक काम तो ऐसा करते हैं कि एक काम करो, एक कि हम डेटा लिंक लेयर को दो सब लेयर में बांट देते हैं, तो हमको जब भी डेटा लिंक लेयर आएगा तो हमको याद रहेगा कि यह दो सब लेयर है, और दोनों सब लेयर का अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी याद कर लो, ठीक है। एलएलसी है जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, अपर सब लेयर जो है वो फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल करेगा, और निचला जो है उसको सिर्फ मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना है, जो सिर्फ मीडिया एक्सेस कंट्रोल करना है। फ्रेमिंग क्या है, तो फ्रेमिंग ये कंसेप्ट है फ्रेमिंग का कि जब डेटा लिंक लेयर से पैकेट पे पैकेट हम भेजना शुरू करेंगे हम फिजिकल लेयर को, और फिजिकल लेयर उस डेटा को सिग्नल में बदलेगा, और सिग्नल बदलने के बाद वो धड़ाधड़ भेजना शुरू करेगा, तो बाउंड्री नहीं समझ में आएगा हमको सारा फ्रेम एक साथ साइड बाय साइड मिलके जाएगा, सारा का सारा 1001 का फ्रेम रहेगा, उसमें ऐसा कोई डिलिमिटर, ऐसा कोई मार्क नहीं है कि हम समझ सके यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेम था बाकी दूसरा है। इस कंडीशन में रिसीवर के लिए, दूसरे नोड के लिए ये बड़ा मुश्किल का बात है कि हम फ्रेम टू फ्रेम कैसे पकड़े, क्योंकि फिजिकल लेयर जब एक फ्रेम को कैच करके जब बढ़ेगा, जो मतलब जो डेटा बिट ऊपर जाएगा तो फ्रेम कट होके मिलना वो जरूरी है। एक फ्रेम मिलेगा जो फ्रेम डेटा लिंक लेयर भेजा था, सेम टू सेम डेटा लिंक लेयर को वैसे ही फ्रेम मिलना चाहिए, तब आके प्रोसेसिंग होगा, उसका मैक, उसका एवरीथिंग तभी होगा। ये तो था कि फ्रेमिंग करना था। दूसरा था एड्रेसिंग था, कि एड्रेसिंग करने का मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच का जो एड्रेसिंग है, मतलब जो नोड का वो एड्रेस करे, ताकि एक एक करके हम डेटा लिंक क्लियर वो तो अपना मैक, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक वो हेडर के रूप में लगे, इसको बोलते हैं डेटा लिंक क्लियर का हेडर। फ्लो कंट्रोल क्या था, फ्लो कंट्रोल जैसे सेंडर और रिसीवर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर
रिसीवर स्लो है या स्लो रिसीव कर रहा है तो सेंडर उतना ही भेजे जितना कि वो रिसीव कर सकता है। हो सकता है वो स्लो हो सकता है उसका बफर कम हो सकता है और बहुत सारे नोड डेटा सेंड कर रहे हैं उसको, इस कारण से वो स्लो रिसीव कर रहा है, बफर कम है। ये था फ्लो कंट्रोल। चौथा था एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या था कि डेटा जो हम भेजेंगे उसको किसी को, वो डेटा अगर एररनेस है, उसमें कुछ नॉइज अकर कर गया है, कोई डेटा 0 का 1 1 का 0 हो गया, कुछ भी एक्सपोज हो गया डेटा किसी तरह से, तो रिसीविंग एंड को ये पता चल पाए कि जो डेटा हमको भेजा गया वो डेटा इंटैक्ट नहीं है, डेटा गड़बड़ है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग रिडंडेंट बिट कुछ कैलकुलेट करेंगे पैटर्न के हिसाब से और उसको साथ में भेज देंगे, और सेम काम डेटा लिंक क्लियर करेगा, वो उस एरर कंट्रोल जो फील्ड है उसके डेटा के अनुसार ये फाइंड आउट करेगा कि एरर है कि नहीं है। एरर होगा तो वो डिस्कार्ड कर देगा, एरर नहीं होगा तो एक्सेप्ट कर देगा। ठीक है, डिस्कार्ड करने की कंडीशन में एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा सेंडर को, तो टाइम आउट पीरियड पे वो दोबारा उसको सेंड करेगा ही करेगा। सबसे लास्ट था जो मैक का काम था, वो था मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम लोग पढ़ते हैं कि एक शेयर्ड मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया में अगर बहुत सारे स्टेशन हैं तो किनको अलाउ किया जाए सेंड करने के लिए। एक बार में एक से ज़्यादा को अलाउ करते हैं तो मेरा कोलिजन होता है, तो वो रिजर्वेशन या वो अलोकेशन ऑफ द चैनल टू द स्टेशन वो कैसे होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, तो दो था लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फ्रेमिंग में बात वही था, सारा का सारा पैटर्न था, बीच में कुछ लगाना था। कैसे पहचानेंगे हम, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उस पूरे का पूरे बहते जो बीट बह रहा है उसके अंदर कहीं हम कुछ मार्क लगा दे, कुछ ऐसा मार्क लगाएं जैसे हमको उस मार्क को देख के पता चल जाए कि यहाँ से खत्म है, ऐसा हम मार्क लगा दें। या फिर हम ये डिसाइड कर लें कि भाई हम जो डेटा भेजेंगे वो स्टार्ट यहाँ से होगा और उसका लेंथ फिक्स रहेगा, कितना ही लेंथ हम भेजने वाले हैं, फिक्स लेंथ। तो ऐसा बहुत सारा तरीका था जिसमें हम वो डेटा हम भेज पाते थे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले था फिक्स साइज। फिक्स साइज में कोई बाउंड्री की आवश्यकता नहीं थी, हमको पता था कि हम कितना बड़ा फ्रेम भेजेंगे, रिसीवर को पता था। ठीक है, तो ये हो गया कि लेंथ ऑफ फ्रेम इटसेल्फ एक्ट का डेलिमीटर। ड्रॉबैक क्या था कि अगर फ्रेम का डेटा का साइज अगर कम है तो हमको पैडिंग यूज करना पड़ता था वहां तक उसको पूरा करने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम बोल दिए तुमको कि हम 500 बिट भेजेंगे और कभी हम 400 बिट भेज दिए और तुम 500 नाप के 500 उठा लिए, तो क्या हुआ कि 100 बिट में तुम्हारा अगला जो डेटा पैकेट था, अगला जो पैकेट था उसका भी उठ गया, तो गलत हो जाएगा। तो ये काम करना था हमको कि पैडिंग लगाना था, ये ड्रॉबैक भी था। इसके बाद वेरिएबल साइज हुआ। वेरिएबल साइज में अलग अलग साइज का भेजेंगे, अलग अलग साइज का भेजेंगे, और अलग अलग साइज का जो भेजेंगे उसमें दो तरीका निकाला गया। पहला तो ये कि हम स्टार्ट डेलिमीटर भेज देंगे और साथ में लेंथ भेज देंगे, इन डेलिमीटर नहीं भेजेंगे। स्टार्ट मार्क भेजेंगे यहाँ से स्टार्ट है ना, जो लाल पट्टी स्टार्ट दिए हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 100 बिट एक पैकेट होगा, एक फ्रेम होगा। ठीक है, तो ये मार्क अगर स्टार्ट डेलिमीटर हमको समझ में आ जाता है तो वहां से 100 बिट काउंट करके हम वो फ्रेम समझ जाएंगे कि यहाँ तक फ्रेम है, फिर वहां से 100 बिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यूज करके हम वो काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था, लेंथ फील्ड अगर करप्ट हो जाए, तो सारा फ्रेम मिस इंटरप्रेटेड हो जाएगा, तो बोला चलो हटाओ, लेंथ को हटा देते हैं। तीसरा आइडिया था स्टार्ट डेलिमीटर, एंड डेलिमीटर। स्टार्ट में कुछ और एंड में कुछ एक डेलिमीटर अलग से लगाएंगे और उसी को भेजेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बात था कि हम लगा दिए, एक डेलिमीटर लगा दिए और उस डेलिमीटर को देख के हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है। तब तक तो ये बहुत अच्छा था जब तक हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल भेजते थे, तब हमका जो स्टार्ट और एंड डेलिमीटर था वो सिर्फ स्टार्ट और एंड में था, डेटा में नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में जो हर तरह का डेटा सेंड किया जाने लगा तो ये डेलिमीटर हमारे डेटा में भी आना शुरू हो गया। जब डेटा में आने लगा तो मुश्किल हो गया कि डेटा में है, यहाँ स्टार्ट डेलिमीटर लगाए और यहाँ पे इन डेलिमीटर मिल गया डेटा में, तो फ्रेम इतना ही बड़ा समझा जाएगा।
फिर मिस इंटरप्रेटेड हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो sir. फिर गड़बड़ हो गया कि वो तो डेटा का पार्ट था, वो तो इंडेलिमिटर था नहीं, लेकिन रिसीविंग इनको बताया हुआ था कि उसको डेटा ना समझ के वो समझना था। अब हमको एक और मार्किंग की आवश्यकता थी, जिससे हम ये बता सके कि भाई ये डेटा है, इसको तुम वो मत समझ लेना, इंड मार्क मत समझ लेना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दो तरीके का उसमें आइडिया निकाला। एक तो हुआ कि हम कैरेक्टर स्टफ कर दें, बाइट स्टफ कर दें, और दूसरा था बिट स्टफ कर देने का, बाइट स्टफ और बिट स्टफ कर देने का। ठीक है, इस पूरा नहीं पढ़ेंगे। इसमें करना क्या था कि मान लो ये डेटा है, ये स्टार्ट डिलीमीटर है, ये इन डिलीमीटर है, और हम भेज रहे हैं डेटा, और डेटा मतलब फ्लैग आ गया, डेटा में फ्लैग आ गया जो कंफ्यूज कर सकता था। तो हम क्या करेंगे कि इस फ्लैग को स्केप कराने के लिए हम स्केप लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, स्केप लगा दिए, इससे क्या हुआ कि जैसे ही स्केप मिलेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा रिसीवर मशीन, इसको डिस्कार्ड करेगा, और इसके बाद आने वाला फ्रेम समझ जाएगा कि भाई ये डेटा है। तो हम क्या स्टफ किए, ये कैरेक्टर स्टफ किए। कैरेक्टर मतलब वही सी का CHAR वाला कैरेक्टर जो 8 बिट लेता है, इसीलिए इसको बाइट बोलते हैं। तो बाइट स्टफ करो या कैरेक्टर स्टफ करो, बातें की है एक, इसीलिए बाइट या कैरेक्टर स्टफिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्केप लगा दिए, स्टफ कर दिए, इसके आधार पे इस स्केप के आधार पे ये फ्लैग मेरा समझ लिया गया कि भाई ठीक है ये डेटा है, स्केप लगाया गया, इसका मतलब ये डेटा का पार्ट है। अच्छा, तब क्या हो, हम तो ये बोले कि स्केप मिलेगा, स्केप को वो बाहर कर देगा, मतलब डिस्कार्ड कर देगा, और अगला वाला को डेटा समझ लेगा। लेकिन तब क्या हो, जब स्केप खुद आ जाए, ठीक है, क्या करेगा रिसीवर, स्केप को डिस्कार्ड कर देगा। तो स्केप को और डिस्कार्ड कर escape देगा, कर लेंगे सर। नहीं मान लो हम इसको समझाए थे कि स्केप को डिस्कार्ड कर देता है और अगला को डेटा कंसीडर कर देना, उस कंडीशन में ये इस फ्रेम को स्केप मिलेगा तो डिस्कार्ड कर लेगा। हम तो डेटा में स्केप भेजे थे, तो इसको डेटा समझा जाए इसके लिए इसके पहले एक और स्केप लगा दिए। तो ये स्केप हो गया डिस्कार्डेड और ये हो गया एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर दोनों रहे तब, स्केप भी रहे और फ्लैग भी रहे तब, तो एक स्केप इसके लिए और एक स्केप इसके flag के लिए। लिए। जैसे अब डेटा हम पढ़ना शुरू करेंगे रिसीविंग एंड पे, तो स्केप मिलेगा जिसको डिस्कार्ड कर देंगे और ये स्केप को कंसीडर कर लेंगे। फिर मिला स्केप जिसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको कंसीडर कर लेंगे। स्केप जो है वो इस बात के लिए लगाया गया, इस बात का सूचना है, इस बात का सिग्नल है कि आगे आने वाला जो होगा स्केप, आगे आने वाला जो बाइट होगा फ्लैग या स्केप, वो डेटा का पार्ट है, वो उसको आप इंड या स्टार्ट में समझिएगा। ठीक है, ठीक वहां पे अगर 2 स्केप रहेगा तो एक स्केप इसके लिए, एक स्केप अलग इसके लिए। इसको हम बोलते हैं बाइट स्टफिंग मेथड। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. इसके बाद था बीट स्टफ। बाइट स्टफ में बहुत प्रॉब्लम था। मतलब एक बार कोई कैरेक्टर हमको मिल गया तो उसके लिए एक कैरेक्टर अलग से, मतलब 8 बिट कोई रिपीट हो रहा है कोई कैरेक्टर, तो हमको 8 बिट उसे लगाना है। तो जितना ज़्यादा मेरा फ्लैग यूज होगा उतना ज़्यादा स्केप लगाना पड़ेगा। तो मेरा वो साइज बढ़ जा रहा था, तो बोला नहीं कुछ और करते हैं। तो उसका तब बीट स्टफिंग हुआ। बीट स्टफिंग में 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 और 1, फिर 0 6 1 और 0, ये एक पैटर्न बना 8 बिट का। 8 बिट का पैटर्न था, इसको कंसिडर किया गया स्टार्ट और एंड के लिए। ठीक है, स्टार्ट और एंड के लिए 0 और पूरा का पूरा 6 नंबर ऑफ 1 और 6 एक साथ लिखा, एक 0, लास्ट में 0 और फर्स्ट में 0 और बीच में 6 1। ये जो सीरीज था इसको हम लोगों ने माना कि भाई स्टार्ट डिलीमीटर है और एंड डिलीमीटर है, इसी को देख के समझेंगे। तो क्या इसमें कोई गारंटी ऐसी दी गई थी कि ये पैटर्न हमारे डेटा में नहीं आएगा? ये पैटर्न डेटा में नहीं आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं थी। डेटा में ये पैटर्न आ सकता था पिछली वाली की तरफ, लेकिन एक और तरीका बताया गया इसको इससे हमको स्केप करने के लिए कि ऐसा करेंगे कि जब जब हमको 5 1 मिलेगा 0 के बाद, ठीक है, 0 के बाद अगर 5 1 मिलेगा, क्योंकि छठा 1 मिलेगा, छठा 1 और 0, तब तो वो मेरा स्टार्ट एंड एंड डिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन हम लोग वहां तक जाएंगे नहीं। अगर 5 1 0 के बाद 5 1 है तो एक 0 स्टफ कर देना है। जैसे ये डेटा हम भेज रहे हैं, ये डेटा
मेरे डेटा पार्ट में है 0 1 2 3 4 5 6 0, ये एकदम वैसा ही है, लग रहा है मेरा पूरा डेटा का पार्ट है ना। लेकिन जैसे ही 5 1 होगा 1 2 3 4 5 5 पर एक 0 लगा दिए और तब 1 0 लगाए, तो अब ये मेरा डेलीमीटर जैसा नहीं लग रहा है, अब ये डेलीमीटर जैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 के बाद सर 1 वो 2, सर वो 0 लगाने के बाद तो डेटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना सर? हाँ बता रहे हैं, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है। ये पैटर्न जो है इस 0 और इस 0 के बीच में 7 1 है, इसका मतलब ये हमारा स्टार्ट एंड डेलीमीटर जैसा नहीं दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इन मशीन को, इसको देख के वो स्टार्ट एंड समझे। लेकिन हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है, 0 के बाद 5 1 अगर है तो एक 0 आना चाहिए उसके बाद, तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 4 5 तो 0 बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 0 स्टफ कर दिए और ये बाइट ये पूरा का पूरा सीरीज हम भेज देंगे। ठीक है, जैसे अभी जो सौरभ पूछे तुम, जैसे हम सेंडर मशीन को बताए कि 0 के बाद 5 1 मिले तो 0 स्टफ कर देना, वैसे रिसीविंग मशीन को भी बताए कि 0 के बाद अगर 5 1 मिलता है उसके बाद फिर 0 मिलता है तो उसको डिस्कार्ड कर देना, तब तुमको ओरिजिनल डेटा मिलेगा। जैसे हम यस सर। इस एक स्कैप को हम बाइट स्टफिंग में क्या बोल रहे थे कि अगर फ्लैग है एलिमिनेट कर देने के लिए सर। हाँ उसको डिस्कार्ड करने के लिए वो इशारे इशारे में काम हो जाए, सिग्नल है प्रोटोकॉल है, दोनों को सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, तो ये Yes. समझ में आ गया कि 0 के बाद अगर 5 1 है उसके बाद अगर 0 मिलता है तो वो डेटा का पार्ट नहीं होगा, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। क्या हो जब 0 के बाद 5 1 है और 0 है मेरे डेटा में, तब सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अगर हम क्या बोले 0 के बाद 5 1 होगा तो 0 उसके बाद स्टफ कर देना है और Yes, वो sir. 0 निकाल लिया जाएगा रिसीविंग एंड पे। लेकिन क्या होगा अगर मेरे ओरिजिनल डेटा में ही 0 के बाद 5 1 है और एक 0 भी है, तब क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक सर 5 1 रहेगा उसका वो खुद एक 0 दे देगा, तो रिसीवर उस एक 0 को डिस्कार्ड कर ही देगा। Sir, in this protocol, sir, if we are getting 5 1, after 5 1 we have to append a 0 irrespective of the next bit, sir. एग्जैक्टली, अगर मान लो वो 0 है Yes. है और हम ऐसे ही भेज देते हैं डेटा, तब तो वो तो उसको तो बताया गया था 0 के बाद 5 1 मिलेगा तो 0 हटा देना है, तो ओरिजिनल डेटा का 0 हटा देगा, ओरिजिनल डेटा का 0 हट जाएगा। हमको उससे नहीं मतलब है कि छठा बिट 1 है कि 0 है, छठा बिट 1 है कि 0 है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम उधर देखेंगे नहीं, ऐसे कर लेंगे और गिनेंगे क्या 0 आ गया 5 1 आ गया, हाँ तो यहाँ थोड़ा उसको फैलाइए और यहाँ 0 डाल दीजिए, इधर 0 था 1 था कोई मतलब नहीं, 0 था तब भी बढ़िया 1 था तब भी बढ़िया। Yes, sir. क्लियर? Yes, सर हम भी तो वही बोले थे बट हिंदी में। तो तुम ही नहीं बोले, तुम बोले कि उसको कोई जरूरत नहीं है, वो 0 रहने देंगे। नहीं सर, बोले जो मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको पता है जो सेंडर को वो 5 1 के बाद एक 0 डाल ही देगा, रिसीवर समझ जाएगा जो मतलब है, तो एक 0 को डिस्कार्ड कर देगा, अपना डेटा रिसीव कर लेगा। मतलब मेरा सवाल था कि अगर 0 के बाद 5 1 है 0 है तो क्या हम तब भी स्टफ करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि नियम तो था कि 0 के बाद 5 1 के बाद 0 डालना था। हाँ Yes, सर, तो मतलब अगर 5 1 के बाद 0 रहेगा तो रिसीवर तो समझेगा जो मतलब वही है, मतलब स्किप करना है उसको, तो वो भी उसको भी स्किप करेगा। लेकिन वहाँ पर जो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं जो हर 5 1 के बाद एक 0 लगाना है, तो वहाँ पर एक 0 तो वो आएगा ही, तो रिसीवर आएगा। उसको डिस्कार्ड करेगा। बिल्कुल यस सर, तो वही बोल रहे थे। अच्छा ओके तो हम समझ नहीं पाए तुम्हारा बात, तो ठीक है। अब उसके बाद है फ्लो कंट्रोल, दूसरा था फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब कि हम मेरे पास ढेर सारा बॉल है और मैं इतना फास्ट कैच फेंक रहे हैं कि तुम कैच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुम उसको रोक नहीं पा रहे हो उसको, तो वही है फ्लो कंट्रोल। सेंटर मशीन इतना स्पीड से फ्रेम को सेंड कर रहा है रिसीवर के पास कि रिसीवर उसको हैंडल करने में उसको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर फ्रेम को प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा, हर फ्रेम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर अराइव होगा, वहाँ पे बफर्ड होगा, उसके बाद उसका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ये सारा का होते होते उसका एप्लीकेशन तक पहुँचना है। ठीक है, तो इतना सारे में तो टाइम लगेगा।
मान लो कंप्यूटर बहुत स्लो प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर का, तो और स्लो होगा काम, है ना, स्लो और स्लो होगा। मान लो हम बहुत अभी P3 या P4 अभी लगाए हुए हैं और उससे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, यूट्यूब दनादन डाउनलोड कर रहा है, 4G पे हमको बहुत अच्छा डाउनलोड मिल रहा है स्पीड, लेकिन हमारा सिस्टम ही बहुत वीक है, तो प्रोसेसिंग बहुत काम धीरे धीरे कर रहा है। तो क्या होगा कि यूट्यूब का सारा डेटा यहाँ पे पहुंचेगा और हम स्टोर नहीं कर पाएंगे, तो सारा डेटा मेरा ओवरफ्लो हो लॉस हो जाएगा जाएगा और सर। लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हम P3 P4 means sir हाँ? P3 P4 you said P4 processor. अच्छा, तुम लोग तो नहीं जानते होगे, यस सर। पेंटियम 4, Okay. पेंटियम 4 मशीन, पेंटियम 3, 486 386 यस मशीन सर। था ना, 80386 80486, तो यस सर। 80586 जब आया था तो उसका नाम ब्रांड नेम पेंटियम दिया गया था। तो बाद में पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3 हुआ और पेंटियम 4 हुआ, और उसके बाद से फिर ये जनरेशन और ये सब आ गया उसको पहचानने के लिए। ठीक है, बहुत पुराना सिस्टम। ठीक, तो हाँ क्या कह रहे थे? Flow ठीक है, तो control sir. प्रोसेसिंग हमको किसी भी कंडीशन में हो सकता है, नेटवर्क मेरा स्लो हो, है यूट्यूब से तो बड़ा फास्ट डेटा आएगा, और यहाँ पे हम 3G इस्तेमाल कर रहे हैं या 2G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ डेटा बहुत धीरे धीरे पहुंच रहा है। खैर उससे मतलब नहीं है, मतलब था रिसीवर के स्लो एक्सेप्ट करने से। ठीक है, तो हम फ्लो कंट्रोल कैसे करेंगे? फ्लो कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो तरह के चैनल को कंसिडर किए थे, नॉइजलेस चैनल और नॉइजी चैनल। नॉइजलेस चैनल और नॉइजी चैनल, ये एक हाइपोथेटिकल चैनल था, ऐसा चैनल है नहीं, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं और तब बात करते हैं कि अगर ऐसा चैनल होता तब हमको किस चीज की आवश्यकता होती। ठीक है, और उसमें हम एक एक चीज ऐड करते जाएंगे और हम फाइनली हम ये वाला प्राप्त कर लेंगे। समझने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये, लेकिन एग्जामिनेशन में भी तुमको अगर पूछेगा तो ऐसा ही जवाब देना, क्योंकि बुक में भी इसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, एग्जामिनर भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो नॉइजलेस चैनल मतलब हम जो डेटा भेजे वो एग्जैक्ट इंटैक्ट डिलीवर हो। ठीक है, एकदम आइसोलेटेड नेटवर्क है और किसी तरह का कोई एरर नहीं होने वाला है, किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हमारा थंडरिंग वंडरिंग कुछ भी हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, डेटा में कुछ एक्स्ट्रा बिट नहीं डालेगा। ऐसा नेटवर्क है हमारा ये नॉइजलेस चैनल। ठीक है, जहाँ डेटा चला तो डेटा पहुंचेगा और रिसीविंग एंड के पास इतना बफर है, एकदम इन्फिनाइट बफर है, कितना भी डेटा डालो वो सेव कर ही लेगा, एक्सेप्ट कर ही लेगा। एरर है नहीं, डेटा लॉस करेगा नहीं, पैकेट हमेशा डिलीवर होगा, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है और बफर बहुत है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, उस तरह का चीज है वो सिंपलेस्ट, जिसमें जिसे बोलते थे उटोपिया। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्रोटोकॉल। ये था फ्रेम, रिक्वेस्ट के अराइवल। इसमें न तो आपको एक्नॉलेजमेंट भेजना था, न तो आपको एरर कंट्रोल करना था, कोई काम नहीं करना था। ऐसा चैनल हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो लाइफ है कितना आसान हो जाएगा, है ना। हमको पूरा बैंडविड्थ हमारा सिर्फ डेटा के लिए यूज होगा और बाकी कुछ यूज नहीं करना पड़ेगा। खैर, इसके बाद इस चैनल में हम अब एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि डेटा पैकेट लॉस अगर होने लगता तो क्या होता। डेटा पैकेट अगर लॉस होने लगता तो क्या होता? अगर रिसीव सेंडर भेज दिया और बी को नहीं मिला तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि हम जो पैकेट भेजे थे नहीं मिला। ठीक है, तब उसमें ये कहा गया कि जब ऐसा बात है तो हम इस चैनल में एक बात ऐसा करेंगे कि फ्रेम को भेजने के बाद उसके एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। जब एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा पहला फ्रेम का तब दूसरा फ्रेम भेजेंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तब तीसरा फ्रेम भेजेंगे। बहुत अच्छा आइडिया था। प्रॉब्लम कब हुई? जब एक फ्रेम हम भेजे और ये लॉस कर गया, बी को पता ही नहीं चला कि कोई फ्रेम आया भी था, कोई फ्रेम भेजा था, तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजने का सवाल ही नहीं उठता है। जब तक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा नहीं फ्रेम ए का, ये फ्रेम बी भेजने वाला नहीं था। ठीक है, तो क्या ए फॉरएवर फ्रेम ए के एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा? यस, वो फॉरएवर उसका वेट करेगा। इस तरह से एक डेडलॉक सिचुएशन बन जाएगा, ये आएगा नहीं और ये भेजेगा नहीं। ठीक है, ये डेडलॉक कंडीशन बन गया। अब हम बात करते हैं इसी चीज को लेके
कि भाई ऐसा है कि अब मेरे पास नॉइजी चैनल है, मेरे पास ऐसा चैनल है जो इधर प्रोन है, इधर आएगा ही आएगा, पैकेट लॉस होगा, कभी डिलीवरी होगा, कभी पैकेट लॉस होगा, कभी एक्नॉलेजमेंट लॉस होगा, डेटा अनकेबली हो जाएगा, कुछ भेजेंगे कुछ चला जाएगा, सब कुछ होगा। हर तरह का प्रॉब्लम इस नेटवर्क में होगा। अब हैंडल कीजिए आप प्रोटोकॉल बनाइए और हर प्रॉब्लम को हैंडल कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फ्लो कंट्रोल को हैंडल करेंगे, एरर कंट्रोल को बाद में हैंडल करेंगे। फ्लो कंट्रोल में क्या कहा गया कि पहले वाला जो एरर, जो उनका क्या बोल रहे थे, डेडलॉक हो जा रहा था, जो फॉरएवर टाइम वो वेट कर रहे थे, उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। उसको सॉल्व कर दिए कि भाई जैसे ही डेटा सेंड करेंगे फ्रेम, हम एक टाइमर ऑन करेंगे, और हम लोग अभी जो पढ़े थे कि 2TP मतलब टीबी ट्रांसमिशन टाइम का जस्ट डबल, उतना हम वेट करेंगे। तो एक घड़ी हम टिक 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 शुरू कर दिए, और उसके टाइम आउट पीरियड तक हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे। टाइम आउट पीरियड होने के बाद अगर तब तक टाइम आउट पीरियड तक अगर एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिला, तो हम ये मान लेंगे कि वो पैकेट, या तो वो पैकेट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, या तो पैकेट मिला था एक्नॉलेजमेंट रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया। दोनों कंडीशन में क्योंकि हमको कंफर्म नहीं है कि उसको मिला है कि नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे, उस फ्रेम को ऑटोमेटिकली रिपीट रिक्वेस्ट मान के हम उसको रिपीट कर देंगे। यस ठीक है, स्टॉप एंड वेट आफ्टर सेंडिंग वन फ्रेम, जस्ट स्टॉप and wait for the acknowledgement. If you get the acknowledgement in the predefined time, then okay. Otherwise, just understand that it is a request for the resend. This is called stop and wait automatic repeat request, ARQ. यहाँ तक बात समझ में आ गई? सर अगर रिसीवर ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो? रिसीवर डिस्ट्रॉय हो जाए मतलब वो नेटवर्क से हट गया। यस सर, मतलब नेटवर्क से हट गया। नेटवर्क से हट गया तो है ही नहीं, तो रिसीव करने के लिए तुम सेंड क्यों करेंगे, है ना? वो जो है ही नहीं है तो फिर हम सेंड ही क्यों करेंगे? अगर मान लो हम डेटा, हमको कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम उसको सेंड करते हैं, हम उसको डेटा सेंड करेंगे। अदरवाइज अगर मान लो ऐसे बात करें कि किसी नेटवर्क में किसी आईपी एड्रेस, फिर तो नेटवर्क लेयर में चला जाएगा बात, कि हम किसी नेटवर्क लेयर में किसी आईपी एड्रेस को हम डेटा भेज रहे थे, और हम भेजे, वो रिसीव करने के पहले बहुत बार ऐसा होता है कि आधे डाउनलोड में मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया, आधा डाउनलोड हुआ तो सिस्टम शट डाउन हो गया। जैसे सिस्टम शट डाउन हुआ, वो आईपी जो था हमको मिला था, वो डायनेमिक आईपी, वो रिलीज हो गया। जैसे ही वो रिलीज हो जाएगा तो राउटर पे जितना पैकेट उस आईपी का होगा वो सारा का सारा वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और वो मैसेज सेंडर को बता दिया जाएगा कि दिस आईपी इज नॉट एग्जिस्ट। सर विनायक, so for a particular system, sir, IP address is temporary, like is it unique, sir? Like if I'm getting an IP address, so can it is there any possibility that the same IP address can be given to other user at other time? ऑफ कोर्स, बिकॉज आईपी एड्रेस जो है ना हमारा बहुत लिमिटेड है, हमारा लिमिटेड है, और दो तरह का आईपी एड्रेस है, बल्कि हम बोलेंगे 3 तरह का आईपी एड्रेस है। अभी 2 तरह का समझो, एक है स्टैटिक आईपी और एक है डायनेमिक आईपी। ठीक, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जब जैसे ही नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से हमको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, आईपी एड्रेस दे दिया जाता है। और अभी हम डिस्कनेक्ट कर लें, अभी जैसे तुम अपने मोबाइल में ब्राउजर में जाओ और लिखो व्हाट इज माई आईपी, उस आईपी को तुम नोट कर लो, उसको नोट कर लो और फ्लाइट मोड ऑन कर दो। ठीक है, फ्लाइट मोड ऑन करोगे तो सारा का सारा आरएफ ऑफ हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब टावर से तुम डिस्कनेक्टेड हो। अभी वो टावर को नहीं पता है कि तुम्हारा नंबर कहाँ है, या स्विच ऑफ, जैसे उसको लगेगा तुम स्विच ऑफ हो। ओके, 1 मिनट बाद फिर तुम फ्लाइट मोड ऑफ कर दो, मतलब नेटवर्क में आ जाओ। जैसे तुम नेटवर्क में आओगे, तुमको डायनेमिकली जो आईपी एड्रेस खाली होगा टेबल में, वो आईपी एड्रेस तुमको दे दिया जाएगा। ठीक है, वो टेम्पररी होगा, वो कभी भी तुमसे दिया जा सकता है, कभी भी तुमको दूसरा आईपी एड्रेस रिफ्रेश करेंगे तो नॉर्मली ऑफ करने की कंडीशन में होता है। तो अब जो तुम एक बार व्हाट इज माई आईपी करोगे, ब्राउजर में लिखोगे व्हाट इज माई आईपी, अब जो तुमको आईपी मिलेगा वो दूसरा आईपी मिलेगा, ये हो गया डायनेमिक आईपी। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम अपने सिस्टम को एक वेब सर्वर बनाए हुए हैं या कोई प्रोग्राम बनाए हुए हैं, और हम इसको रन कराना चाहते हैं बाहर से रन कराना चाहते हैं, और हम तुमको बोले कि ब्राउजर में 67.10.10.10 लिखोगे तो
तुम्हारा रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आएगा और यहाँ तुमको प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास ये इसका भी डायनेमिक आईपी होगा तो जब जब ऑफ ऑन करेंगे तो मेरा आईपी बदल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो तुम कैसे रन कराओगे, कैसे रन कराओगे? या मान लो हम उसी को हम नाम दे देते हैं vinayaksoftware.com। ठीक है, vinayaksoftware.com या .in। तो हम जैसे ही vinayaksoftware.in लिखेंगे ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा आईपी एड्रेस पे 67.10.10 ऐसे करके, और मेरा उस सर्वर को हिट करेगा और वहां से मेरा प्रोग्राम यहाँ रन करने लगेगा, हम काम कर लेंगे। तो हमको वैसे केस में हमको स्टैटिक आईपी चाहिए, हमको वैसे केस के लिए स्टैटिक आईपी चाहिए, और वो आईपी चेंज नहीं होगा, वो आईपी चेंज नहीं होगा। एक परमानेंट आईपी के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, उसका चार्ज बहुत होता है, उसका सर चार्ज क्योंकि वो बहुत। सर्वर का आईपी होता है सर, वो एक हम खास अपने किसी हम चाहे तो अपने लिए मांग सकते हैं, लेकिन हमारे लिए हमको क्या यूज है उसका, हमको यस क्या सर, यूज है ना? कोई use नहीं। मतलब हमको इस सिस्टम को बाहर वर्ल्ड से कोई एक्सेस करेगा, हमेशा जरूरत है एक्सेस करने का, तब न जरूरत पड़ेगा कि हम यस सर, स्टैटिक लगाएं। एक यूनिक आईपी सर। यूनिक, हाँ यूनिक, सब तो आईपी यूनिक ही रहेगा, लेकिन स्टैटिक और डायनेमिक मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना यूजर हैं सब डायनेमिक आईपी यूज करते हैं। स्टैटिक स्टैटिक यूज करने के लिए आपको एक खास कंडीशन चाहिए ताकि आपको स्टैटिक, उससे फालतू का बहुत पैसा है तो पैसा बर्बाद करने दो अलग बात है। ठीक है, अगर हम वेब सर्वर बना रहे हैं अपने कैंपस में, वेब सर्वर बना रहे हैं, मेल सर्वर बना रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर हम रन कराना चाहते हैं, ऐसा कोई हम वेब एप्लीकेशन रखे हैं ताकि चाहते हैं तुम लोग बाहर से उसको यूज करो, यहाँ पे एक सर्वर बनाए, यहाँ पे एक पोर्टल बना लिए, रजिस्टर कर लिए, और इसमें हम एक प्रोग्राम लगा दिए। ठीक है, और ये ऑन रहेगा, तुम जैसे लिखोगे vinayaksoftware.com, वो इंटरनेट से घूमता हुआ रिक्वेस्ट मेरे सिस्टम पे आएगा और यहाँ से सॉफ्टवेयर जो है वो तुम्हारे लैपटॉप पर रन करने लगेगा। तब उस कंडीशन में स्टैटिक आईपी की आवश्यकता है। ठीक है, वैसा कोई भी कंडीशन जिसमें स्टैटिक आईपी आपको बार बार आईपी चेंज हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। एक एक फिक्स आईपी चाहिए आपको, चाहे कोई मशीन को कॉन्फ़िगर करना हो, कुछ सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना हो, राउटर को कॉन्फ़िगर करना हो, उस कंडीशन में हम डायनेमिक के लिए स्टैटिक आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, हमको एक आईपी मिलेगा जो चेंज नहीं होगा। कॉस्टली अफेयर है, इसलिए बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, यस सर, तो वो आईपी, पब्लिक आईपी पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं होगा, नो सर, नहीं किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल बोलो, अगर वो रिपीट हो गया तो कोई पैकेट मेरे दिए आया था मेरे आईपी एड्रेस पे, वो आईपी एड्रेस कोई और होगा तो उधर जाएगा, किधर जाएगा? सर, उधर चला जाएगा सर। उधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। यस सर, ठीक है, तो ये पब्लिक आईपी जो बात कर रहे हैं हम लोग, पब्लिक आईपी जो हमको आईएसपी प्रोवाइड करता है वो यूनिक होगा, वो रिपीट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, अब यहाँ पे एक बात और आ जाता है कि यहाँ पे बात एक आता है कि चूंकि मेरा जो आईपी एड्रेस लिमिटेड है, तो हम कितना आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, 2^32 ना, 32 बिट है तो 2^32 हम ऐसा जनरेट कर सकते हैं आईपी एड्रेस। टोटल आईपी एड्रेस कुछ 4 करोड़ या ऐसा कुछ आता है, 4 पॉइंट समथिंग, 4,23 ऐसा कुछ नंबर है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। ठीक है, तो अब मान लो एक नेटवर्क में 100 कंप्यूटर है, एक नेटवर्क के अंदर यस में 100 कंप्यूटर है, तो बाकी सबको कैसे आईपी देंगे? इस 100 को अगर आईपी हम बोले आईएसपी को देने के लिए तो इस 100 को आज देना पड़ेगा, तो पैसा लगेगा, 100 कनेक्शन का पैसा लेगा हमसे। और हमको पता है कि हम अगर नेटवर्क कर दे तो एक जो, देखो हम लोग देखो भटक रहे हैं, जैसे हम लोग अभी डेटा लिंक के लिए पढ़ता था, हम लोग धीरे धीरे नेटवर्क लेयर की बात करने लगे। ठीक है, तो वो एक नेटवर्क के इनसाइड जो आईपी एड्रेस होगा ना, उसको प्राइवेट आईपी बोलेंगे, उसको प्राइवेट आईपी बोलेंगे। प्राइवेट आईपी बोले। हाँ, और वो प्राइवेट आईपी हर नेटवर्क में रिपीट हो सकता है, वो हर नेटवर्क में रिपीट हो सकता है। मान लो कि अगर मेरा आईपी 198.168.0.10 था,
तो ये आईपी एड्रेस किसी और कॉलेज के लैब में वो आईपी एड्रेस भी होगा। तीसरे कॉलेज में जाओगे तो वहां भी होगा, चौथे कॉलेज में जाओ तो वहां भी होगा। ठीक है, वो उस एक नेटवर्क के अंदर का आईपी एड्रेस है, उसको बोलेंगे प्राइवेट आईपी, और वो रिपीट हो सकता है। हमारे नेटवर्क के अंदर रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो किसी और नेटवर्क में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, वो रीयूज होगा हर जगह, क्योंकि उसको आईएसपी से मतलब नहीं है, वो मेरा प्राइवेट है, हम उसको अलॉट किए हैं। यस सर। ठीक है, ओके, हम नेटवर्क लेयर में सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। स्टॉप एंड वेट यहाँ समझ में आ गया, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट कर दिए हम, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। इसके बाद था जब हम एक एक फ्रेम भेज रहे थे और एक एक फ्रेम का हम एक्नॉलेजमेंट ले रहे थे, हमको लग रहा था कि भाई जो एक फ्रेम भेजे और टीपी टाइम गया है ना, ट्रांसमिशन टाइम उतना तक गया और उतना ही हमको वेट भी करना है। ये टाइम हम जो बैठे हुए हैं फालतू का, इस टाइम में हम तो दूसरा पैकेट तीसरा पैकेट कहीं नहीं दे दें साथ में, हमको आइडल नहीं बैठना पड़ेगा। तो उसके बाद हुआ कि नहीं ठीक है, तो एक बार में एक पैकेट नहीं भेजेंगे, हम मल्टीपल पैकेट भेजेंगे। और कितना पैकेट भेजेंगे तो उसको बोला गया विंडो साइज, दैट इज कॉल्ड विंडो साइज। और विंडो साइज के आधार पे हम उतना पैकेट एक साथ भेजेंगे। एक नंबर भेजे, वो जा रहा है, 2 नंबर भेजिए, 3 नंबर भेजिए, 4 नंबर भेजिए। अगर 4 है मेरा विंडो साइज तो 4 पैकेट हम भेज देंगे। ठीक है, 4 पैकेट भेज देंगे, उसके बाद हम आगे नहीं भेजेंगे क्योंकि हमको फ्लो कंट्रोल करना है। वो चारों पैकेट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ बगैर कंफर्म हुए हम आगे नहीं भेजेंगे, तो फिर फ्लो कंट्रोल कैसा। तो उसके बाद 4 फ्रेम भेजने के बाद हम वेट करेंगे एक्नॉलेजमेंट का। एक्नॉलेजमेंट आता है तब आगे भेजेंगे, ओवरवेल्म नहीं करेंगे हम रिसीवर को। तो 1 नंबर का एक्नॉलेजमेंट आया, जब 1 नंबर का एक्नॉलेजमेंट आ गया, हम कंफर्म होंगे कि वो रीसेंड नहीं करना है, तो विंडो को थोड़ा स्लाइड करेंगे, एक को बाहर करेंगे विंडो से, और 4 के बाद 5वां फ्रेम को विंडो में ले लेंगे। ठीक है, अब हम 5वां जो विंडो में आ गया, 4 तक तो भेजा गया था, 5वां को भेज देंगे। अब 5वां को भेजेंगे तो अभी हम 2, 3, 4 इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है और 5वां ही भेज दिए। अब हम वेट करेंगे दूसरा का एक्नॉलेजमेंट का, क्योंकि दूसरा मेरे विंडो में है, 2, 3, 4, 5 विंडो से बाहर नहीं किए अभी। दूसरा का एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तब विंडो फिर स्लाइड करेगा, 2 बाहर, 6 नंबर फ्रेम अंदर। ठीक, और मान लो अब तीसरा का एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलता है, टाइम आउट हो गया और तीसरा नहीं मिला। ठीक है, जब तीसरा नहीं मिला तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम नियमतः हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में गो बैक एन में, एन मतलब विंडो साइज, एन मतलब नंबर है विंडो साइज का, तो गो बैक एन जो विंडो साइज है, गो बैक एन जाइए और सबको भेज दीजिए। तो हम 3 भेजेंगे, 4 भेजेंगे, 5 भी भेजेंगे, 6 भेजेंगे। जरूरी क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए जरूरी है कि गो बैक एन में रिसीवर को अगर एक पैकेट नहीं मिलता है, एक फ्रेम, उसके बाद का फ्रेम मिल जाता है, तो आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है। मान लो 3 नंबर फ्रेम नहीं मिला उसको, 4, 5, 6 मिल गया और हमको 3 का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि 3 नंबर फ्रेम नहीं मिला है, तो वो जो है इतना जिद्दी है कि 4, 5, 6 भी नहीं रखा होगा साला। तो ये सोच के तो हमको 3 के साथ साथ 4, 5, 6 भी भेजना पड़ेगा। तो हम पूरा 3 के साथ 4, 5, 6 सब भेजेंगे। इसको बोलते हैं गो बैक एन। गो बैक एन, एन मतलब विंडो साइज। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम था विंडो साइज, तो हम यहाँ 4, 5 लेके चले थे, लेकिन विंडो साइज हमारा 100 हो सकता है। हाँ, in go back NARQ the receiver only take care of the next frame which has to be come from the sender. That is why it can discard the remaining frames if the frames are out of order. नहीं क्या बोले नहीं समझे सर जैसे 3 उसको मिल गया सर, और 4, 5, 6 3 नहीं मिला, 4, 5, 6 उसको मिल गया सर, तो 4, 5, 6 को डिस्कार्ड कर रहा है ना। हाँ, उसको पता होगा ना सर कि हमको 3 नहीं मिला, तो नेक्स्ट फ्रेम का ही अगर नेक्स्ट फ्रेम के बारे में इंफॉर्मेशन रखता होगा ना सर, तब ना उसको पता चलता है कि 3 नहीं मिला है और हमको 4, 5, 6 मिला, तो हम 3 नहीं मिला तो हम सबको हाँ बता रहे हैं। जैसे फ्रेम जो पहला वाला मिलेगा, पहला वाला फ्रेम जो मिला तो उस पर फ्रेम नंबर रहेगा, फ्रेम नंबर तो रहेगा ना। तो फ्रेम नंबर 1 मिल गया और दूसरा वाला फ्रेम मिला, देखे तो 2 नहीं है, 3 लिखा हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसको ये पता चल गया
कि हमको 2 नंबर फ्रेम नहीं मिला है, 3 4 5 मिला तो आउट ऑफ ऑर्डर है ना। सब फ्रेम अलग अलग मिलेगा, एक ही मैसेज का सारा पार्ट अलग अलग है और सब रीअसेंबल होने वाला वहां पे, तो हमको फ्रेम का नंबर तो रखना ही है। यहाँ तक तो बात हो गया। गो बैक एन में अगर विंडो साइज बहुत बड़ा है तो एक फ्रेम के चलते हमको पूरा फ्रेम भेजना पड़ेगा। सपोज करो कि हम 100 साइज का रखे हैं, हम अपना विंडो साइज 100 है और एक कोई फ्रेम मेरा रिसीव नहीं होता है, तो हमको पूरा विंडो साइज 100 फ्रेम भेजना पड़ता है और ये बार बार भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हम जो मीडिया यूज कर रहे हैं, जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो नॉइजी है, वो नॉइजी है, कुछ ना कुछ गपड़ा होगा, डिस्ट्रॉय ही नहीं करेगा। एक और बात है, एरर फ्रेम पहुंचेगा एरर कंट्रोल वाले में, एरर कंट्रोल एरर के साथ पहुंचेगा तो उसको भी डिस्कार्ड कर देगा, उसको भी डिस्कार्ड कर देगा। पहुंचा था लेकिन एरर था, डिस्कार्ड कर दिया, हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, हमको पूरा भेजना पड़ेगा। तो हमको पूरा भेजना पड़ेगा तो 100 फ्रेम भेजना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया, और इम्प्रूवमेंट किया गया तो बोला गया कि नहीं, ऐसा है कि आप गो बैक एन मत यूज कीजिए, गो बैक एन में बहुत ज्यादा फ्रेम भेजना पड़ रहा है, आप सिलेक्टिव रिपीट कीजिए। सिलेक्टिव रिपीट करने का मतलब कि हम उसी को रिपीट करेंगे जो जिसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं आया है, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं आया है, मतलब 3 का एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं आया था, टाइम आउट हो गया तो सिर्फ 3 नंबर भेजेंगे। तो क्या सिर्फ 3 नंबर भेजेंगे? तो 4 5 6 जो डिस्कार्ड किया है उसका क्या होगा? इसमें उस डिस्कार्ड नहीं करेगा वो, ठीक है। इस प्रोटोकॉल में रिसीवर को बोला गया है कि आउट ऑफ ऑर्डर भी मिले तो डिस्कार्ड मत करना, जो मिसिंग है उसको दोबारा भेजा जाएगा, उसके लिए डोंट वरी, बट आउट ऑफ ऑर्डर मिल गया तो उसको डिस्कार्ड मत कर देना, वो दोबारा नहीं भेजा जाएगा। समझ में आई बात? इस तरह से। हाँ सौरभ। सर अगर जैसे कि जो पैकेट नंबर 3 नहीं मिला किसी डेटा का, हम्म। किसी डेटा का 5 फ्रेम था सर, तो सर जो रिसीवर जो होगा सर, अगर उसको 3 नंबर डेटा नहीं मिला और बाकी का 1 2 मिला और 4 5 मिल गया, तो उस फिर सेंडर को भेजेगा कि हमको दोबारा 3 पैकेट नंबर 3 भेजो, तो सर वो फिर अरेंज नहीं ना कर पाएगा सर। दो तरीका है, 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर नहीं मिला, ठीक है। यस सर। जो फ्रेम नहीं मिलता है और एक्नॉलेजमेंट जब भेजता है सेंडर, तो वो ये नहीं बोलता कि मिल गया, वो उस फ्रेम के आगे वाले फ्रेम का रिक्वेस्ट करता है, उस फ्रेम के आगे वाले फ्रेम का रिक्वेस्ट करता है। जैसे हम तुमको दिखा रहे हैं, जैसे देखो 0 भेजे, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 0 भेजे और ये 0 मिल गया इसको, ठीक है। तो ये फ्रेम नंबर 1 एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, दैट 1 मीन्स दिस इज कि नेक्स्ट फ्रेम कौन सा भेजना है तुमको, ठीक है। और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ अर्लियर फ्रेम वाज रिसीव्ड इन गुड मैनर, ठीक है। तो ये जैसे एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, एक्नॉलेजमेंट 1 भेजा, इसको 1 भेजना था और ये 1 भेजा भी, लेकिन 1 यहाँ लॉस्ट हो गया, 1 लॉस्ट हो गया और तब टाइम आउट पीरियड में 1 दोबारा भेजना पड़ा। अगर यही काम हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में करते, तब कैसे करते कि मान लो हम ये चार भेजे, इसका हमको एक्नॉलेजमेंट आ गया, इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो क्या होगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम 4 नंबर भेज दिए, 4 नंबर भेज दिए, अब हम इंतजार करेंगे कि पैकेट नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट मिले। जब पैकेट नंबर 1 का एक्नॉलेजमेंट मिल गया तो हम विंडो को थोड़ा और स्लाइड किए, 5 नंबर फ्रेम अंदर आ गया, 5 नंबर फ्रेम अंदर आ गया। इसके बाद अब हमको 2 नंबर का चाहिए था, 2 नंबर का हमको एक्नॉलेजमेंट चाहिए था, लेकिन 2 नंबर का जो एक्नॉलेजमेंट था हमको मिस कर गया, नहीं आया। तो टाइम आउट पीरियड तक हम वेट करेंगे, उसके बाद 2 3 4 5 सब भेजेंगे, 2 3 4 5 सब भेजेंगे। और इसके पहले जो 2 नंबर के पहले जो 3 4 5 जो भेजा गया था, ये सब डिस्कार्डेड हो जाएगा, ये सब डिस्कार्ड हो जाएगा और फ्रेश उसको 2 3 4 5 सब मिलेगा। यहाँ पे 2 3 4 5 सब मिलेगा, और ये जो था 3 4 5 ये सब डिस्कार्ड हो गया, ठीक। अगर सिलेक्टिव रिपीट की बात करें तो सिलेक्टिव रिपीट में क्या हो रहा था कि हम जैसे सिलेक्टिव रिपीट में बहुत ज़्यादा चांस, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता है विंडो साइज का। अब ये 4 पैकेट भेजे,
पहला का जब एक्नॉलेजमेंट आ गया तो हम स्लाइड किए विंडो को, तो 4 आया विंडो में, तो 4 नंबर को भेज दिए। ठीक है, उसके बाद फिर 1 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, 1 नंबर का एक्नॉलेजमेंट हमको मिल गया, तो हम 5 नंबर भेजे, 5 नंबर भेज दिए। अब हमको 2 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, 2 नंबर का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तब हम क्या किए, टाइम आउट पीरियड होने के बाद, जब टाइम आउट पीरियड हो गया तो सिर्फ 2 नंबर भेजे, सिर्फ 2 नंबर भेजे, और 3 4 5 यहाँ पे रखे हुए हैं, ये डिस्कार्ड नहीं किया। 2 नंबर एक्चुअली भेजा भी था ये, इसका Yes, sir. एक्नॉलेजमेंट डिस्ट्रॉय किया। मान लो ये 2 नंबर ही डिस्ट्रॉय होता था किसी तरह से, तो हम सिर्फ 2 नंबर भेजेंगे। अगर ये रिसीव कर चुका था तो डुप्लीकेट समझ के डिस्कार्ड कर देगा, Yes, अगर sir. ये रिसीव नहीं कर पाया था तो 2 नंबर को रिसीव कर लेगा, और उसके Yes. बाद 3 4 5 जो उसके क्यू में था, उसका नेक्स्ट फ्रेम था, इसको स्टोर करके रखे हुए है, स्टोर करके रखे हुए है, असेंबल नहीं किया है। इसको असेंबल कब करेगा, जब सारा पैकेट मिल जाएगा तब। मान लो टोटल 50 पैकेट था, जब तक 50 पैकेट नहीं मिलेगा तब तक असेंबलिंग का काम शुरू नहीं होगा, ये तब तक बफर्ड रहेगा सारा का सारा। इसीलिए कहते हैं ना कि मान लो डेटा, अगर डेटा रिसीव कर रहा है कोई, तो उसका बफर फुल होगा, और इसीलिए कोई दूसरा डेटा वो हो सकता है कि रिसीव ना कर पाए। ठीक है, समझ में आया Yes, सौरभ? sir. Yes, yes, sir, समझ। ठीक है, या डिस्कार्ड नहीं करेगा उसको, Yes, और sir. जब बफर पे पूरा आ रहेगा जाएगा सर। तो वो उसको, हाँ Yes. ठीक है। Okay, sir. इसके बाद एरर कंट्रोल था, और एरर कंट्रोल में हम लोगों ने जो बिट जो था उसके साथ कुछ ना कुछ हम लोग सिग्नल अटैच कर रहे थे, ताकि रिसीविंग एंड पे वो पकड़ा जाए कि वो एरर है कि नहीं है। एरर क्या था, सिंगल बिट एरर, कि कोई एक बिट अगर चेंज हो जाता तो सिंगल बिट एरर था, और बर्स्ट एरर जब एक से ज्यादा बिट का एरर होता था तब। तो बर्स्ट एरर का लेंथ कैसे निकालते थे, फर्स्ट बिट का एरर और लास्ट बिट का एरर, उसके बीच में एरर ना भी हो तब भी फर्स्ट बिट और लास्ट बिट दोनों को बीच का नंबर ऑफ बिट को जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे बर्स्ट एरर का लेंथ है। ठीक है, हो सकता है बीच में एरर नहीं हो तब भी हम वैसे ही काउंट करेंगे, दैट इज द बर्स्ट एरर। 2 तरह का मैकेनिज्म यूज करते थे इसमें, एक एरर डिटेक्शन के लिए, एक एरर डिटेक्शन और उसको करेक्शन के लिए। हमारे पास खराब डेटा आएगा, एरर वाला डेटा आएगा, उस डेटा को देख के हमको ये अंदाजा लगाना है, ये पता करना है ये एरर है कि नहीं है इसमें। ठीक है, एरर अगर है तो हम डिस्कार्ड कर देंगे, और उस कंडीशन में 2 तरीका है सेंडर को बताने का। एक तो है कि हम साइलेंस मेंटेन करें, मतलब कुछ नहीं बोलेंगे, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे, टाइम आउट पीरियड के बाद वो दोबारा खुद सेंड करेगा। दूसरा तरीका था कि उसको निगेटिव एक्नॉलेजमेंट देंगे कि जो भेजे थे नहीं पहुंचा, गड़बड़ था, तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट एक सिग्नल है। जब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो वो रीसेंड करेगा, या टाइम आउट पीरियड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में वो भेज देगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन और एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। दूसरा वाला था कि हम बिट पैटर्न के आधार पे एरर डिटेक्ट भी कर दे, और हम उसको अपने आप करेक्ट भी कर दे, कौन सा बिट हमारा, किस बिट में एरर है ये भी हम नोटिस कर लेंगे, पता चल जाएगा हमको, और उसको हम करेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग टोटल 4 तरह का, ऐसा बहुत सारा है, लेकिन हम लोग बेसिकली ये 4 तरह का जो एल्गोरिदम है ये हम यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल पैरिटी चेक, ऑड इवन वाला, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक अगर हम कर रहे हैं, उसमें देखें 2 बिट एक साथ अगर टर्न हो जाए तो मेरा ऑड इवन जो है वो सेम रह जाता है, लेकिन डेटा चेंज हो जाता है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि रो वाइज और कॉलम वाइज अलग अलग पैरिटी बिट उसका हम लोग कंप्यूट किए, और उसको डेटा में भेज दिए सेंड करके। यहाँ भी प्रॉब्लम था कि अगर सेम रो में अगर चेंज हो जाए और सेम कॉलम में चेंज हो, तो यहाँ भी हम उसको एरर को पकड़ नहीं पा रहे थे। तब चेकसम का बात हुआ। चेकसम में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग जोड़ रहे थे, ऐड करते थे, ऐड करने के बाद जो उसमें एक्स्ट्रा बिट आता था उसको वापस ऐड कर देते थे, और जो चेकसम जो मिलता था उसको वापस हम लोग डेटा के साथ रख के सेंड कर देते थे। और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पे हम लोग के पास जो डेटा होता था उसमें हम लोग नंबर ऑफ 0 अपेंड करते थे, जो हमारे जो भाग देना है उसके आधार पे, और हम उसको डिवाइड करते थे, XOR ऑपरेशन यूज करते थे, और जो हमको CRC मिलता था उसको उस 0 के जगह पे अपेंड करते थे और सेंड कर देते थे। ठीक है, तो एक बार देख लेना तुम लोग, अगर जरूरत होगा तो हम लोग
अब बचा तो नहीं, सीआरसी हो ही गया और हम लोग उधर मैक तो अभी जस्ट खत्म किए हैं। अगर तुम लोग को जरूरत हो तो पहले बता देना, तो हम लोग मंडे को इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो वेडनेसडे को हम लोग टेस्ट लेंगे। अगर तुम लोग कंप्लीट कर लोगे तो मंडे को टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? सर जैसा एक होगा। बार एरर सर एक बार एरर कंट्रोल अच्छा से पढ़ा दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, एरर कंट्रोल और उधर मैक याद है, मैक सब ठीक है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल, रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन तो मंडे को वेडनेसडे को, ठीक है चलो, ठीक, कोई बात नहीं, नो इशू, ठीक है? पढ़ाई में कहीं कोई कोताही नहीं करेंगे, हम लोग रिवीजन कर लेंगे मंडे को और वेडनेसडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है? ओके सर। चलो फिर, और कुछ पूछना है अभी तक जितना हम लोग पढ़े उसमें कुछ पूछना है तो पूछो। एक्सक्यूज मी सर। यस कोमल। सर एक बार राउटिंग राउटिंग नेटवर्क लेयर, डोंट वरी नाउ, इतना छोटा चीज नहीं है ना कि हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें, बहुत चीजें उसमें। राउटिंग मतलब रूट जो होता है ना, रूट बताना मतलब डायरेक्शन बताना, किसी का कहीं जाने का रूट क्या होता है, तो वही राउटर का काम है, रूटिंग करना, रूट डिस्कवरी करना और उस पैकेट को उस रूट पे भेजना, ठीक है? उसको करने के लिए उसके बहुत सारा रिसोर्सेज दिया जाता है, तब वो रूट कर पाता है। Sir, switching is a part of physical layer, na? स्विचिंग, Switching is a part of physical layer, na, sir? circuit switching is a part of physical layer, but you are And- talking about the message switching and the packet switching is in some switch is a part of data link layer, and the network and the packet switching is a part of the network layer. Switching जो Packet होगा switching is तीनों a लेयर part पे होगा। of switching is a part of network layer, sir. And Exactly. circuit switching is a part of physical layer. Yeah, it is हाँ being written in the बिल्कुल। layer also. तो पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारा डेटा लिंक लेयर पे भी होगा और उस पे भी होगा, नेटवर्क लेयर पे भी होगा, ठीक है? और सर्किट स्विचिंग जो होगा वो फिजिकल लेयर पे होगा। तो तीनों लेयर पे स्विचिंग हो रहा है। अब ऐसे देखो ना, नेटवर्क लेयर पे जो राउटर कर रहा है वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, वो डेटाग्राम के Yes, हिसाब sir, से yes. डेटाग्राम है, डेटाग्राम पे आईपी एड्रेस देकर स्विच कर रहा है। अच्छा इथरनेट पे देखो, इथरनेट में जो हम भेज रहे हैं वो हमारा मैक एड्रेस देकर स्विच कर रहा है ना, किस पोर्ट पे भेजे किस पोर्ट पे नहीं भेजे, वहां भी स्विचिंग हो रहा है। नाम ही है उस डिवाइस का नाम ही स्विच रखा गया है, स्विच है वो, ठीक है? और जो फिजिकल लेयर में जो काम कर रहे थे हम लोग कि हम सेटअप किए और एक कंप्लीट नेटवर्क बन गया, कंप्लीट एक बन गया चैनल, वो फिजिकल लेयर का है, ठीक है? Thank you, sir. यस ओके सर। चलो बाय। सर हाँ ममता। यस सर पैकेट स्विचिंग को बोल सकते हैं मैसेज आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस। हाँ बिल्कुल, स्मॉल पीसेस क्यों, पैकेट क्यों नहीं बोलेंगे? मतलब वही, मतलब स्मॉल स्मॉल में हाँ मैसेज को ड्यूरेशन भी मैसेज को छोटे छोटे पीस में डिवाइड कर दिया गया, दैट पीस, छोटे छोटे पीस जो बोल रहे हैं ना, दैट स्मॉल पीस इज कॉल्ड पैकेट। That packet itself contain all the routing detail, all the address, है ना? यस सर।